C++ language. Our new topic is scope of resolution operator. यहाँ पर हम बेसिकली इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ स्कोप ऑफ रिजोल्यूशन ऑपरेटर इन C++। नॉर्मली देखा है कि अपन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम किसी तरह का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आपने इसमें डिस्कस किया होगा कि डुप्लीकेट identifier names are not allowed. That means you can't declare two same name variable in a program. But in C++, it is allowed. But both two or more variables, same name, will be declared in different type of scope. मतलब आप एक ही नाम के दो वेरिएबल्स को एक प्रोग्राम में डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन उन दोनों की स्कोप यानी आपका जो डिक्लेरेशन का पार्ट है वो अलग अलग होना चाहिए। जैसे एक वेरिएबल आपने बनाया, वो वेरिएबल आपका लोकल है, एक वेरिएबल आपने बनाया तो आपका वो वेरिएबल ग्लोबल है। तो ये दोनों अलग अलग लोकेशन पे जब इसको हम डिक्लेयर करेंगे तो ये वेरिएबल आपके डुप्लीकेट नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर स्कोप ऑफ रिजोल्यूशन ऑपरेटर का बेसिकली यूज होता है कि इट इज यूज टू एक्सेस द ग्लोबल identifiers and its property in a destinate function और program। तो स्कोप ऑफ रिजोल्यूशन ऑपरेटर का बेसिकली यहाँ पर यूज हमने पढ़ा है कि एक्सेसिंग ग्लोबल वेरिएबल इनटू ए फंक्शन। फर्स्ट यूज तो इसका होगा कि ग्लोबल वेरिएबल को किसी फंक्शन या प्रोग्राम में अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पर लिखा है कि आपका स्कोप ऑफ रिजोल्यूशन ऑपरेटर के लिए बताया गया कि जब भी किसी ग्लोबल वेरिएबल को अगर आप प्रोग्राम या किसी फंक्शन में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके पहले आप क्या करेंगे, उसके नाम से पहले आप स्कोप ऑफ रिजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका यहाँ पर डेफिनेशन भी ये बताई गई कि स्कोप ऑफ टू एक्सेस द ग्लोबल कंटेंट इनटू ए फंक्शन बॉडी, इट कैन बी यूज इनटू टू वेज। फर्स्ट इज एक्सेसिंग ग्लोबल वेरिएबल इनटू ए फंक्शन, और सेकंड हमारा यहाँ पर टॉपिक होगा defining the class member function body in outside body of a class। इन दो के लिए यहाँ पर extending the class member into outside body of a class, ये दो यूज हैं आपके स्कोप ऑफ रिजोल्यूशन ऑपरेटर के। तो यहाँ पर बताया गया कि आपका जो भी फंक्शन है इसका एक प्रोग्राम हमने यहाँ पर बनाया है कि क्लास सैंपल, यहाँ पर लिखा आपने प्राइवेट सॉरी आपका ये वाला प्रोग्राम है int a equal to 10 void main int a equal to 5 and b equal to 20। यहाँ पर देखिए a वेरिएबल आपका डिक्लेयर्ड हुआ है void main से पहले, तो ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है, और इसी के अंदर आपने एक वेरिएबल लिखा है int a, ये आपका लोकल वेरिएबल है। जब आप इस प्रोग्राम में इन वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं तो आपने यहाँ लिखा कि सी आउट न्यू वैल्यू ऑफ लोकल ए वेरिएबल इज ए, तो यहाँ पर आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 5, क्योंकि किसी भी फंक्शन या प्रोग्राम बॉडी में किसी भी आइडेंटिफायर को एक्सेस करते हैं तो वहां पर पैरिटी पहले लोकल को दी जाती है, बाहर वाले को नहीं दी जाती। तो यहाँ पर पहले ए ही एक्सेस होगा, यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस नहीं होगा। फिर आपने ऐसे यहाँ पर बी को प्रिंट कराया। अब आप चाहते हैं कि साहब मुझे ग्लोबल वेरिएबल को ही यहाँ पर आउटपुट के तौर पे यूज में लेना है, तो यहाँ आपने लिखा सी आउट वैल्यू ऑफ ग्लोबल ए वेरिएबल इज, यहाँ पर आपने ए वेरिएबल के पहले क्या किया, स्कोप ऑफ रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा दिया। इसका मतलब है ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू ए की वैल्यू है 10, तो यहाँ पर 10 रिप्लेस की जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्कोप ऑफ रिजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल तभी करना है जब आपको किसी ग्लोबल वेरिएबल्स को अपने फंक्शन बॉडी में इस्तेमाल करना है, यूज में करना है। सेकेंड हमारे पास आता है एक्सटेंडिंग द क्लास मेंबर इन आउटसाइड बॉडी ऑफ ए क्लास। इसके लिए बताया गया है कि अपन जब नॉर्मली किसी क्लास को बनाते हैं तो उस क्लास के अंदर हम डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दोनों को ही क्या करते हैं, बाइंड अप करते हैं, दोनों को उस क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं। और यहाँ पर बताया गया कि क्लास के मेंबर फंक्शन की जो कोडिंग है
डेफिनेशन है वो आप क्लास के अंदर भी बना सकते हैं, और यहाँ पर स्कोप ऑफ रिजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं। अगर आप क्लास, क्योंकि नॉर्मली क्लास का यूज क्या है कि इट इज यूज टू बाइंड द वेरियस टाइप ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इनटू ए बॉडी। तो यहाँ पर हम चाहते क्या है कि अगर क्लास के अंदर फंक्शन को डेफिनेट करते हैं तो क्लास की साइज काफी बड़ी हो जाती है। तो उस केस में हम चाहते क्या है कि यार क्लास की साइज को छोटा करना। तो उस केस में यहाँ पर बताया गया कि आप क्लास के अंदर केवल मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करके छोड़ दें, उसकी डेफिनेशन आप क्लास के बाहर डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अगर अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि क्लास के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि साहब आप डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं हो सकते, तो एक्सेस कैसे होंगे कि दो तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। या तो आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, तो क्लास के ऑब्जेक्ट से केवल आप एक्सेस कर सकते हो लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो स्कोप ऑफ रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या बताता है कि अगर आप क्लास के मेंबर्स में कुछ कोडिंग को एक्सटेंड करना चाहते हैं, कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं या कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो आप क्लास के नाम को यूज में लेके उसके साथ स्कोप ऑफ रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के उसको आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, उसकी डेफिनेशन को आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर यह बताया गया कि इफ यू वांट टू डिफाइन द क्लास मेंबर फंक्शन कोडिंग आउटसाइड बॉडी ऑफ ए क्लास, बट इट इज इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड इनसाइड बॉडी, यानी क्लास के अंदर ये डिक्लेयर किया हुआ होना चाहिए तभी वो क्लास का मेंबर होगा। ड्यूरिंग द फंक्शन डेफिनेशन एक्सटेंडिंग टाइम वी शुड यूज स्कोप ऑफ रिजोल्यूशन साइन आफ्टर द नेम ऑफ फंक्शन विद द क्लास नेम। जैसे कि अभी आपने बनाया यहाँ पर क्लास सैंपल, तो क्लास सैंपल में आपने क्या किया, प्राइवेट मेंबर बनाया, डेटा मेंबर INT ए, पब्लिक में आपने लिखा वॉइड गेट डेटा, एक मेंबर फंक्शन बनाया आपने पब्लिक टाइप का, एंटर ए नंबर। और यहाँ पर आपने क्या किया, वॉइड शो एक मेंबर फंक्शन बनाया लेकिन इसको डिक्लेयर कर दिया, इसकी डेफिनेशन आपने नहीं लिखी। ठीक है, इसका मतलब है शो आपका मेंबर फंक्शन तो बन गया क्लास का, लेकिन ये काम क्या करेगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी क्लास में नहीं लिखी, आपने केवल डिक्लेयर कर दिया। अब आपने लास्ट में यहाँ पर क्या किया, इस क्लास को यहाँ पर एंड कर दिया, यानी इस क्लास की डेफिनेशन आपकी यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ कंप्लीट हो चुकी। अब मैं क्लास के बाहर चाहता हूँ कि इस शो फंक्शन के बारे में कुछ कोडिंग को ऐड करना, तो क्लास के बाहर मैंने क्या लिखा, वॉइड शो सैंपल। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसको इस तरह से लिखना है, वॉइड सैंपल रिजोल्यूशन ऑपरेटर। पहले आपका लिखेंगे वॉइड सैंपल यानी क्लास का नाम, रेफरेंस इस्तेमाल होगा, फिर आप लिखोगे शो यानी किस में आप ऐड करना चाहते हो। उसके बाद आप इस फंक्शन के बॉडी को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर आपने लिखा सी आउट वैल्यू ऑफ ए। तो इस तरह से आप क्लास के मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन को क्लास के बाहर आपने डिफाइन कर दिया, एक्सटेंड कर दिया है। अब यहाँ पर आपने वॉइड मेन पार्ट बनाया प्रोग्राम का, यहाँ पर सैंपल एस, यहाँ पर एस आपका सैंपल क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्या कर रहे हो, इनका इस्तेमाल कर रहे हो एस डॉट गेट डेटा, यानी आपकी सैंपल क्लास के गेट डेटा फंक्शन को यहाँ कॉल कर रहे हो। फिर आपने लिखा एस डॉट शो, यहाँ पर शो फंक्शन कॉल हो रहा है आपका। इस तरीके से आपने इस प्रोग्राम के थ्रू, ये एक एग्जांपल था स्कोप ऑफ रिजोल्यूशन ऑपरेटर का। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए, स्कोप ऑफ रिजोल्यूशन ऑपरेटर अपना जनरली कई जगह काम आता है, क्योंकि जब अपन क्लासेस बनाते हैं तो जब एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइन में हम जाते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए यहाँ पर आप क्या करते हो, थाउजेंड ऑफ फंक्शंस बनाते हो, उसके कई मॉड्यूल्स बनाते हो। तो उन मॉड्यूल्स की अगर अपन मान लीजिए अगर हम कई क्लासेस बनाते हैं तो उन क्लासेस के अंदर अगर आप अलग अलग तरीके की कोई भी कोडिंग लिखते हो तो क्लास की साइज काफी बड़ी हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हम चाहते हैं क्या है कि क्लास को तो हम क्या करें, सेपरेट एक
एंटिटी बना के उसके अंदर उसके जो भी मेंबर्स हैं उनको डिक्लेयर करके छोड़ दें, और जरूरत पड़ने पे जब उनकी डेफिनेशंस को आप एक्सटेंड करना चाहते हो, जितना भी जो भी आप बनाना चाहते हो वो आप क्लास के बाहर रख के कर लें, तब आप स्कोप ऑफ रिजोल्यूशन ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है परमिशन एक्सेसिफायर, जो आपका बताता है कि किसी भी जो भी आपके क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स या क्लास के डेटा मेंबर हुए, क्लास के मेंबर फंक्शंस हुए, उनको अपन प्रोटेक्शन के बेस पे, सिक्योरिटी के बेस पे एक्सेस की जो परमिशन हम देना चाहते हैं कि कौन सा मेंबर क्लास के बाहर एक्सेस किया जा सकता है और कौन सा मेंबर एक्सेस नहीं किया जा सकता, तो उस केस में आप क्या करते हैं, क्लास के अंदर उन मेंबर्स को आप क्या करते हो, परमिशन देके टाइड कर देते हो कि भैया ये एक्सेस होगा, ये एक्सेस नहीं होगा, ताकि कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर सके या आपके डेटा को कोई मॉडिफाई नहीं कर सके। तो नॉर्मली फ्रेंड्स आप ये ध्यान रखिए, क्लास के अंदर जो भी अपन डिक्लेयर करते हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा सिक्योर चीज होती है हमारी डेटा, हमारी इंफॉर्मेशन। तो क्लास के अंदर नॉर्मली डेटा मेंबर्स को हम प्राइवेट टाइप का डिक्लेयर करते हैं, ताकि वो क्लास के बाहर कोई भी एक्सेस नहीं किया उसको मॉडिफाई नहीं करेगा, एक्सेस नहीं कर सके। और अगर एक्सेस भी करना है तो क्लास का ही कोई एंटिटी या कोई ऐसा पार्ट हो जो उसको एक्सेस करके सामने वाले को, क्लास के बाहर वाले को उसका आउटपुट दे दे, लेकिन बाहर से कोई डायरेक्ट उसको एक्सेस नहीं कर सके। तो यहाँ पर सेकंड चीज हम बनाते हैं कि क्लास के अंदर जो अपने क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए ही क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन बनाए जाते हैं, और मेंबर फंक्शन को हम पब्लिक टाइप का बनाते हैं, ताकि कोई भी बाहर की एंटिटी अगर क्लास के साथ इंटरेक्ट करना चाहे तो वो ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के मेंबर फंक्शन को ही इंटरेक्ट करे, ताकि मेंबर फंक्शन क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर को ऑपरेट कर सके। तो यहाँ पर इस तरह के क्लास के मेंबर्स को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर हमें तीन तरह की परमिशन दी गई है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। अगर क्लास के कोई मेंबर पब्लिक है तो वो बाहर एक्सेसिबल है ऑब्जेक्ट के थ्रू, और अगर आपने क्लास के मेंबर को प्रोटेक्टेड बनाया तो बाहर की एंटिटी ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको एक्सेस कर सकती है लेकिन उसको मॉडिफाई नहीं कर सकती। और प्राइवेट अगर आपकी कोई एंटिटी है तो क्लास के बाहर किसी भी तरह से वो एक्सेसिबल नहीं होगी, चाहे से वो ऑब्जेक्ट के थ्रू मांगे या वैसे मांगे, एक्सेसिबल नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि प्राइवेट मेंबर कांट बी एक्सेस बाय एक्सटर्नल एंटिटी। एक्सटर्नल एंटिटी का मतलब है क्लास के बाहर कोई भी फंक्शन आप बना रहे हो, चाहे से वॉइड मेन फंक्शन हो, चाहे से आपने अपना कोई फंक्शन बनाया, कोई भी हो, एनीथिंग, वो एक्सेस नहीं कर सकता। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि इसकी एक देखा जाए आपका, तो इनका एक चार्ट के रूप में भी आप इसको समझ सकते हैं कि अगर आपने कोई भी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन अगर आप बना रहे हो, तो अगर आपने जैसे यहाँ पर किसी को, ये आपका एक टेबल ले लो, जैसे आपने लिखा यहाँ पर परमिशन टाइप दिया आपने, अब परमिशन, और ये आपका एक्सेसिबल एक्सेस हो गया कि आप क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक्सेसिबल के अंदर हम अगर हम देखें तो आपने जैसे पब्लिक परमिशन किसी को दी, या एक एक बार पहले इसको अपन यहाँ परमिशन लिख का नाम लिख लेते हैं, ये आपका पब्लिक हो गया, ये आपका प्रोटेक्टेड है, और ये आपका प्राइवेट है। अब अगर मान लीजिए अगर अपन ने किसी को बोला कि साहब क्लास की पब्लिक प्रॉपर्टी की परमिशन किसी को दे दी, ठीक है, तो अब वो केवल क्लास के अंदर जो पब्लिक मेंबर है उसी को यूज में लेगा, प्रोटेक्टेड के लिए उसको कोई परमिशन नहीं है, प्राइवेट के लिए उसको कोई परमिशन नहीं है। ऐसे ही अगर आपने किसी को बोला कि साहब मैं तो प्रोटेक्टेड परमिशन दे रहा हूँ किसी मेंबर की, तो आपने प्रोटेक्टेड परमिशन दी तो वो पब्लिक काम में ले लेगा, क्योंकि पब्लिक सभी के लिए एक्सेसिबल है। प्रोटेक्टेड काम में ले लेगा,
लेकिन वो प्राइवेट मेंबर्स को यूज में नहीं ले सकता। ऐसे ही आपने यहाँ पर लिखा कि साहब मैंने किसी को प्राइवेट परमिशन दे दी, तो आपने जब प्राइवेट परमिशन दे दी तो सारी परमिशन एक्सेसिबल हो जाएगी, ये ध्यान रखिए आप। वो पब्लिक को भी इस्तेमाल कर सकता है, वो आपका प्रोटेक्टेड को भी यूज में ले लेगा, और वो आपकी प्राइवेट को भी इस्तेमाल कर देगा। तो ये ध्यान रखिए, प्राइवेट परमिशन हम उसी को देंगे जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप प्राइवेट परमिशन किसी को भी नहीं देंगे। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज, इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा नॉर्मली कि इनलाइन फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है और कहाँ काम आता है। तो देखिए, अपन जब नॉर्मली कोई फंक्शन बनाते हैं तो उन फंक्शन को जब आप कॉल करते हो तो कॉल करने के दौरान आपका काउंटर जहां आपने कॉल किया है वहां से वो डायरेक्ट मूव होता है फंक्शन बॉडी के अंदर जहां उसकी कोडिंग लिखी हुई है, और वो उसको एग्जीक्यूट करता है, और एग्जीक्यूट करने के बाद में वो रिटर्न बैक हो जाता है अपनी पोजीशन पर। तो इससे होता क्या है कि आपका, अगर आपने अपने प्रोग्राम के अंदर आपने अ, किसी फंक्शन को अगर आपने 10 बार कॉल किया, और जहां जहां उसको आपने कॉल किया है जितनी बार, तो काउंटर बार बार क्या करेगा, उस जगह जाएगा जहां पर आपका वो फंक्शन कॉल, मतलब उसकी डेफिनेशन पड़ी हुई है, और जहां जहां उसकी डेफिनेशन होगी वहां से वो एग्जीक्यूट होके आएगा, और एग्जीक्यूट होके आने के बाद में वापस रिटर्न बैक हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फंक्शन को अपन क्या कहते हैं, सब रूटीन प्रोग्राम भी कहते हैं। और सब रूटीन प्रोग्राम का मतलब ही क्या है कि जब उसका काम पूरा हो जाए तो वापस वो अपनी जगह चल जाए। तो इससे होता क्या है कि आपका फंक्शन जितनी बार कॉल होगा, तो कॉल होने के बाद जब वहां जाएगा वापस रिटर्न होगा, तो इस टाइम के इस केस में हमारे पास कुछ टाइम तो स्पेंड होता है, कुछ टाइम फंक्शन शुड बी टेकन फ्यू टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। तो हम चाहते हैं कि हाउ टू सेव दिस टाइम, आप उस टाइम को कैसे बचाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया कि देर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन इन C++ बाय विच नेम इज इनलाइन। इनलाइन फंक्शन एक स्पेशल फंक्शन है जो ये कहता है कि जब आपको फंक्शन कॉल करते हो तो काउंटर, आपका प्रोग्राम काउंटर फंक्शन बॉडी में जाने के बजाय उस फंक्शन को वहीं रिप्लेस कर देगा जहां आप उसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और ये काम करता है आपका कंपाइलर। कि जब आप कोई इनलाइन फंक्शन बनाते हो तो इनलाइन फंक्शन की पहली चीज तो ध्यान रखिए, इसकी देर आर फोर टाइप ऑफ स्पेशलिटी ऑफ इनलाइन फंक्शन। यानी यहाँ पर आपको इनलाइन फंक्शन बनाने के लिए 4 टर्म्स कंडीशंस एप्लीकेबल होती है। अगर आप इनमें से कोई भी एक तोड़ते हो तो वो आपका नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीट किया जाएगा। पहली बात कि इनलाइन फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड बाय द यूजिंग ऑफ इनलाइन कीवर्ड। ये इनलाइन कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर किया जाएगा। इट शुड हैव रिटर्न टाइप, इसका एक रिटर्न टाइप होगा। यानी ऑर्डिनरी फंक्शन का रिटर्न टाइप आप देते हो, और नहीं देते तो आप वॉइड लगा देते हो तो नो रिटर्न टाइप हो जाता है। लेकिन ये क्या कहता है कि फंक्शन का रिटर्न टाइप मस्ट है, आपको एक वैल्यू तो इस फंक्शन से लौटानी ही पड़ेगी, तभी ये आपका इनलाइन काम करेगा, नहीं तो ये नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीट किया जाएगा। थर्ड, इसमें बताया गया है कि इट्स डेफिनेशन नॉट मोर देन वन और टू स्टेटमेंट। इसकी जो डेफिनेशन है इनलाइन फंक्शन की, जो लेंथ है एक और ज्यादा 2 लाइन, इससे ज्यादा ये आपका अप्लाई नहीं होगा। अगर आपने बना दिया तो नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पर कोशिश करिए कि इनलाइन फंक्शन आपका सिंगल लाइन बेस्ड होना चाहिए, वो आपका ज्यादा बेनिफिशियल है। फिर फोर्थ आपका बताया गया है कि द कंट्रोल स्टेटमेंट शुड नॉट बी यूज इन इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन के अंदर आप किसी भी तरह की कोई कंडीशन, कोई लूप वगैरह आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप कर देते हो तब भी ये नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए आपका इनलाइन फंक्शन की स्पेशलिटी क्या है कि इनलाइन फंक्शन इज द स्पेशल टाइप ऑफ नॉन मेंबर फंक्शन इन C++। नॉन मेंबर इसलिए बोल रहा हूँ कि साहब एक क्लास में डिक्लेयर नहीं होगा, ये आपका इंडिपेंडेंट फंक्शन होगा और अपने प्रोग्राम में नॉर्मल डिक्लेयर किया जाएगा। और ये यहाँ पर इसकी खासियत क्या है कि इट इज यूज टू रिड्यूस द फंक्शन एग्जीक्यूशन टाइम, because the compiler will replace the inline function coding on the current
कॉलिंग स्टेटमेंट, जहां इसको कॉल किया है वहां पर कंपाइलर इसकी डेफिनेशन को रिप्लेस कर देगा। इससे आपके क्या होगी, एग्जीक्यूशन स्पीड, यानी काउंटर फंक्शन की बॉडी पर नहीं जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए, तो आपका इससे समय बच जाता है। ठीक है। और यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है मैंने, जैसे आपने लिखा कि इंट इनलाइन, क्योंकि मैंने कहा था इनलाइन फंक्शन का रिटर्न टाइप होना चाहिए, तो आपने इंटीजर रिटर्न टाइप दे दिया। और यहाँ पर आपने क्या लिखा, एरिया, एक फंक्शन का नाम दे दिया, इनलाइन के बाद में एरिया नाम का फंक्शन है, जो क्या करेगा, दो इंटीजर वैल्यू को लेगा, एक वो है इंट ए, एक है इंट बी। अब यहाँ पर आपने नीचे लिखा रिटर्न ए इंटू बी, ये आपका ज्यादा फेथफुल फंक्शन है ये वाला, यहाँ पर मैंने लिखा है रिटर्न वाला। और आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंट सी इक्वल टू ए इंटू बी रिटर्न। तो यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट कई जगह क्या होता है कि काउंटेबल नहीं होता स्टेटमेंट की लेंथ के अंदर। तो मैंने आपको कहा था कि कोशिश करिए कि आपका फंक्शन एक लाइन का हो, लेकिन अगर कुछ केस हो तो आप दो लाइन का भी बना सकते हैं, जैसे ये रिटर्न है, तो यहाँ आपने रिटर्न लिखा तो ये आपका यहाँ पर काउंट नहीं होगा इसमें, यानी ये भी आपका इनलाइन की तरह ही माना जाएगा। ठीक है। तो ये था आपका इनलाइन फंक्शन। तो इनलाइन फंक्शन आपको वहीं इस्तेमाल करना है जहां आपका फंक्शन एक या दो लाइन के अंदर ही कंप्लीट हो रहा है। अब जैसे आपने यहाँ पर लिखा कि वॉइड मैन int लेंथ विड्थ ए, यहाँ पर तीन इंटीजर वेरिएबल्स आपने लिए हैं, और आपने लिखा से आउट एंटर लेंथ एंड विड्थ, यानी आपने यहाँ पर लेंथ भी लिख, लेंथ और विड्थ डाल रहे हो किसी भी डेटा की। अब यहाँ पर अपन बेसिकली फंक्शन जो बना रहे हैं वो आपका बना रहे हैं एक रेक्टेंगल का एरिया कंप्यूट करने के लिए। जो इनलाइन फंक्शन का नाम आपने एरिया दिया है, तो वो रेक्टेंगल का एरिया कंप्यूट करेगा। अब आपने यहाँ लिखा एंटर लेंथ एंड विड्थ, सी इन लेंथ एंड विड्थ को आपने इनपुट करा लिया यूजर से इंफॉर्मेशन लेके। अब यहाँ पर देखिए इस जगह आपने जो ये स्टेटमेंट लिखा, यहाँ पर आपने लिखा है ए इक्वल टू एरिया लेन लेन कोमा विड्थ, इसका मतलब है एरिया फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं। तो अगर ये इनलाइन फंक्शन है, तो इनलाइन फंक्शन होने पर काउंटर क्या करेगा आपका, ये वाला जो पार्ट है, ये जो ये वाली लाइन जो आपकी कंप्लीट लाइन है, इस लाइन को आपने जहां इसको कॉल किया है, कॉल आपने किया है इस जगह, यहाँ पर ही रिप्लेस कर देगा। यानी आपका लेंथ इंटू विड्थ होके यहाँ पर ए में डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, काउंटर वहां एग्जीक्यूट होने के लिए नहीं जाएगा। ठीक है, ये काम कंपाइलर करेगा, यानी उस फंक्शन की कोडिंग को इसी जगह यहाँ पर रिप्लेस कर देगा, तो यही आपका फंक्शन एग्जीक्यूट डायरेक्ट होगा। और आपने यहाँ पर मैंने लिखा भी है, इनलाइन फंक्शन कॉल एंड कंपाइलर रिप्लेस द कोड एयर, यानी कोड को रिप्लेस कर देगा। फिर आपने यहाँ पर आउटपुट प्रिंट करा लिया और इस तरह से आपने फंक्शन कंप्लीट कर दिया। तो ये था आपका इनलाइन फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और आता है कि साहब इनलाइन फंक्शन का हम इस्तेमाल जनरली कहाँ करते हैं, कि इनलाइन फंक्शन का नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं आपके रिकर्सन फंक्शन की तरह। रिकर्सन फंक्शन के बारे में आपने सी में भी पढ़ा होगा कि रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। कि रिकर्सिव फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है द फंक्शन विच आर कॉल्ड बाय इटसेल्फ अंटिल द दैट टास्क इज नॉट कंप्लीटेड, जब तक उसका खुद का कोई काम पूरा नहीं होता तब तक वो अपने आप ही कॉल होता रहे, वो फंक्शन आपका क्या कहता है, रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। तो रिकर्सिव फंक्शन के लिए भी यहाँ पर बताया गया कि रिकर्सिव फंक्शन क्या होगा, इसका रिटर्न टाइप होता है रिकर्सिव फंक्शन का। अगर आप रिटर्न टाइप नहीं देते वो आपका रिकर्सिव नहीं कहलाता। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी दोज फंक्शन व्हेन इट विल कॉल then it will call by itself until the given task is not completed. This method is called recursion method और इस फंक्शन को हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। When recursive function is not work, कब काम नहीं करता, तो the recursive function should not be work 0 और 1, एक और जीरो के लिए काम नहीं करेगा, यानी बार एक और जीरो वैल्यू अगर इसके पास है तो ये कॉल नहीं होगा बार बार। द रिकर्सिव फंक्शन शुड नॉट बी यूज लूप स्टेटमेंट, यानी इसमें किसी तरह का लूप का इस्तेमाल नहीं होगा। इट शुड हैव रिटर्न टाइप, इसका रिटर्न टाइप होता है, ये आपको ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर एक फंक्शन भी बनाया मैंने रिकर्सिव फंक्शन, जिसमें फैक्टोरियल नंबर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर आपने पहले तो मैंने एक नॉर्मल फंक्शन की तरह इसको ट्रीट करें, तो आपका वो फंक्शन क्या होगा, फैक्टोरियल के लिए लूप चलानी पड़ेगी, कॉल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि आपको इसकी जरूरत नहीं है। तो आपने यहाँ पर बताया कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल नंबर ऑफ ए गिवन नंबर बाय यूजिंग द रिकर्सिव मेथड। तो आपने यहाँ पर लिखा वॉइड मैन
INT num और S1 दो वेरिएबल लिए आपने। S1 इसलिए लिखा है कि आप जब फैक्टोरियल में जीरो से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वैल्यू जीरो आएगी, तो इसमें इनिशियल वैल्यू 1 डाली है मैंने। इंट फैक्टोरियल एक फंक्शन बना दिया जिसमें इंट टाइप की वैल्यू डालेंगे और एक इंटीजर वैल्यू आपका रिटर्न करेगा। ये फंक्शन आपका आपने लिखा कि प्रिंट एफ एंटर ए नंबर। यहाँ पर अगर सी प्लस प्लस बेस पे करते हो तो आप सी आउट का इस्तेमाल कर सकते हो कि सी आउट एंटर ए नंबर। इसके नेम की जगह यहाँ रिप्लेस कर सकते हो सी इन। ठीक है, यहाँ आपने लिखा, यहाँ आपने फंक्शन को कॉल किया फैक्टोरियल को, तो एस इक्वल टू फैक्टोरियल नम। तो आपने सपोज यहाँ पर नम वैल्यू डाली 5। ठीक है, तो फैक्टोरियल फंक्शन में वैल्यू पास हो गई 5। तो 5 यहाँ पर पॉइंट आउट करेगा। यहाँ पर इस फंक्शन की डेफिनेशन में एन, यानी एन की वैल्यू 5 हो गई यहाँ पर। अब आप यहाँ पर कर रहे हैं कि मैंने अभी कहा था 0 और 1 के लिए काम नहीं करेगा, तो यही मैंने चेक कर लिया कि अगर एन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो यहाँ से रिटर्न कर दे 1, यानी 0 और 1 का आपका फैक्टोरियल 1 ही माना जाता है, तो ये 1 को लेके रिटर्न हो जाएगा। और अगर आपने यहाँ पर क्या डाला 5 डाला है तो यहाँ से रिटर्न नहीं होगा, एल्स के पार्ट पे आएगा। अब यहाँ पर देखिए फंक्शन का नाम क्या था, फैक्टोरियल, और यहाँ पर वापस आपने फैक्टोरियल किया, इसका मतलब है यही फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है। तो यहाँ पर कॉलिंग कैसे होगी कि एस, एस में 1 है और एन की वैल्यू क्या है अभी 5। तो यहाँ पर क्या होगा 5 × 5, फिर -1 होगा तो 4, तो 5 × 4 20, फिर -1 हुआ तो 3, तो 20 × 3 60, फिर 2 होगा तो 60 × 2 120, और फिर ये आपका 120 फाइनल वैल्यू एस में जाके स्टोर की जाएगी और यहाँ पर रिटर्न एस, एस की वैल्यू लौटा दी जाएगी। तो ये आपका हो गया रिकॉल। यानी यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये क्या हो रहा है, रिकॉल फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन बार बार रिकॉल हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो आज ये टॉपिक अपना यहाँ तक ही रहेगा और नेक्स्ट टॉपिक अपन कल डिस्कस करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। ओके, थैंक यू।